अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुंतहा अली और मैं हूं आपके कंप्यूटर का टीचर। तो आज हम अपने कंप्यूटर को टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा टॉपिक है एल्गोरिदम, जो कि चैप्टर 1 के टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग ये रहा, और दूसरा टॉपिक एल्गोरिदम। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब इन टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि इन टॉपिक्स से हम क्या क्या सीखेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम है क्या। ठीक। दूसरा टॉपिक या दूसरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और किस किस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, ये सीखेंगे। तीसरा हमारे पास है एल्गोरिदम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व होंगी। तो वो एल्गोरिदम्स क्या क्या हो सकते हैं और एल्गोरिदम्स होते क्या हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आज ये सीखेंगे। और चौथा इनके यूजेस, कि इनको कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे पास चार ऑब्जेक्टिव्स जो हम आज की इन दो लेक्चर्स के रिस्पेक्टिव से सीखेंगे। तो अब इनको ब्रीफली देखते हैं। पहला टॉपिक क्या था हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड और प्रोसेस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्स इशू व्हिच वी फेस इन आवर डेली रूटीन। ये हमारे पास किस चीज की बात हो रही है? अभी जो बेसिक नॉर्मल लाइफ के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस होती है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन मेरे पास पूरी उस पर उतरेगी। ठीक है, कि हम डेली लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस और जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम विद कंप्यूटर सॉल्विंग देख लेते हैं कि कंप्यूटर के रिस्पेक्टिव से क्या प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन बात करूं या उससे पहले अगर मैं ये बात करूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बना ही क्यों था। वो किस लिए बना था? इंसानों की जो डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको ईज करने के लिए। ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एज इन कंप्यूटर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द कोर एंड बेसिक फीचर। ठीक है, एज इन कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बेसिक और एक कोर फीचर है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है, वो पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर खुद से कोई भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वो हम ह्यूमंस, हम इंसान ही हैं जो उसको प्रोग्राम को फीड करते हैं उसके रिजल्ट्स के अंदर, और फिर वो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देता है। ठीक है, ये चीज तो हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, तो अब जो हम इंसान जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स फीड करते हैं वो किस तरीके से फीड करते हैं, उनका क्या रोल्स होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि वो इंसान जो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्टिव से सारी चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो इट्स अ प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सोल्यूशन बाय यूजिंग द कंप्यूटर मशीन। ठीक है, कंप्यूटर मशीन को यूज करते हुए वो क्या करे? प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजी बनाए ह्यूमंस के लिए। ठीक है, या वर्कलोड को आप ये कह सकते हैं। बट टू सॉल्व एनी इशू फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं यहां पर कि प्रोग्रामर्स तो हमें सॉल्यूशन सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन उससे पहले उनको प्रॉब्लम के बारे में पता भी होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम की एक जो बेसिक डेफिनेशन बनेगी, यहां अगर मैं चेक करूं इस बेसिक सी डेफिनेशन को, तो वो क्या बनेगी कि प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन और कंडीशन स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग समवन टू अचीविंग देयर गोल्स। कि अगर मैंने कोई गोल सेट किया है और उसको अचीव करने में मुझे कोई भी रुकावट या मुश्किल पेश आ रही है, वो मेरे लिए क्या है? एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी को अगर मैं कंप्यूटेशनल वर्ल्ड के अंदर ले जाऊं तो अगर मुझे कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से और उसमें जो रुकावट आ रही है, तो उसको जो सॉल्व करेगा वो मेरे पास क्या कहलाता है? प्रोग्रामर, जो कि कंप्यूटर मशीन और उनकी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए प्रोग्राम्स बनाता है और फिर हम नॉर्मल ह्यूमंस उनको अपने लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास प्रॉब्लम, जिसको हमने ब्रीफली एक तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई, तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा कि स्टेप्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास मेन जो स्टेप्स होते हैं वो
4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि मुझे प्रॉब्लम पता होनी चाहिए या मैं डिफाइन कर सकूं वो प्रॉब्लम को, ठीक है। ये मेरे पास पहला स्टेप है। प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर मैं यहां चेक करूं, डेवलप मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्या? अब मुझे जब प्रॉब्लम पता चल गई तो अब मैं क्या करूंगा, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को डेवलप करूंगा कि उसको किस किस तरीके से और किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट रेलेवेंट सॉल्यूशन। क्या? अब जब मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए तो मैं क्या करूंगा कि उनमें से चेक करूंगा कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन कौन सा है। उसके अंदर क्या आ जाता है? मेरा टाइम, कि मुझे टाइम कितना लग रहा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मेरी कॉस्ट, कि मुझे खर्चा कितना आएगा उसके ऊपर, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर मैं उसको इंप्लीमेंट करने जाता हूं तो उसके अंदर कितना कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। तो ये मेरे पास तीसरा। और जब मैं इवैल्यूएट कर लूंगा उन सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस में से, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस एक सॉल्यूशन जिसको मैं समझता हूं कि वो बेस्ट है मेरे लिए, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये 4 कोर स्टेप्स होते हैं हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कंप्यूटेशनल वर्ल्ड, ठीक है। तो अब मेरा पहला जो स्टेप है वो क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक। तो अगर मैं उसको देखूं यहां पर, तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एज वेल एज द डिफिकल्ट इन ऑल 4 स्टेप्स इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ डायग्नोजिंग द सिचुएशन शुड बी फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट इट्स सिम्टम। अब मैं ये जो जुमला बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, कोई जब भी मैं उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूं या जिस प्रॉब्लम को मैं एनालाइज कर रहा हूं उसके मैं रियल प्रॉब्लम के पर ही जाऊं, ना कि मैं ये सोचूं कि ये जो इशू है इसकी वजह से मेरे पास क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो फिर मैं उसका रियल और बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं डेवलप कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ किस पे फोकस करना है कि वो प्रॉब्लम है क्या, जब भी मैं उसके रिस्पेक्टिव से एक कोई भी एल्गोरिथम बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां बोला ये जुमला कि शुड बी फोकस्ड ऑन द रियल प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट इट्स सिम्टम्स, ठीक है। उसके सिम्टम्स के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना कि प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव से मुझे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, बल्कि प्रॉब्लम है क्या उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे हार्ड प्रोसेस है उन चारों स्टेप्स के अंदर, ठीक हो गया। अब जब मैंने पहला स्टेप डिस्कस कर लिया तो दूसरे स्टेप में क्या है? जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्या? मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट करना, कि एक प्रॉब्लम आ गई, मुझे पता चल गया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अब उसको मैं किस किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, देयर कैन बी मोर देन, अगर मैं इसकी ये देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ एनी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम, जो अभी मैंने आपसे बात करी कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो हमें खुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंसीडरिंग द मल्टीपल सॉल्यूशंस कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस द आइडियल सिचुएशन एंड फीजिबल टू सॉल्व द वर्क। अब क्या है, अगर मैं एक प्रॉब्लम को ले लिया और मेरे माइंड में पहला ही जो सॉल्यूशन आया मैंने उसी को इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब इसका क्या मतलब है कि वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या पता कोई दूसरा सॉल्यूशन जब आए तो उससे ज्यादा हो, या उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, या उसका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि मल्टीपल सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं, ठीक है। मल्टीपल सॉल्यूशंस मैंने जब निकाल लिए तो अब मुझे देखना है कि उनमें से कौन सा बेस्ट है, और इसीलिए फिर उसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो हमारे लिए क्या बनेंगे? बेहतरीन हो सकते हैं, ठीक है, फीजिबल रहेगा सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना। अब मेरे पास आ जाता है तीसरा स्टेप, इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट रेलेवेंट सॉल्यूशन। इवैल्यूएट करना और सिलेक्ट करना रेलेवेंट सिचुएशन को, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? तीसरा स्टेप, ठीक हो गया। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड रेलेवेंट सॉल्यूशन फ्रॉम मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन से बेस्ट और रेलेवेंट सॉल्यूशन हमने क्या कर लिया? चूज कर लिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्रूशियल स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई ऐसा एल्गोरिथम या ऐसा जो मैंने सॉल्यूशन निकाले हैं वो सिलेक्ट कर लिया जो कि हार्ड टू इंप्लीमेंट हो, तो बाद में फिर हमें खुद ही इश्यू होना है, और उसके बाद जो नॉर्मल बंदा या नॉर्मल ह्यूमंस जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कंप्यूटर पे तो उनको भी इश्यू आएगा। तो एक तरीके से मेरे पास क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुई, बल्कि मैंने प्रॉब्लम को मजीद बढ़ा दिया, ठीक है, कि सॉल्यूशन तो मिल गया लेकिन अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना मुझे और मुश्किल हो रहा है।
ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सिलेक्ट करा बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो भी मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट हुए थे, उसके बाद मैंने उसको ऊपर इंप्लीमेंट किया। अच्छा वही बात कि मैं यहां पर अभी आपको एक बात बोल रहा था कि एज दिस कैन हेल्प प्रोग्रामर्स टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इन तीनों के ऊपर रहते हुए हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है अपने बेस्ट सॉल्यूशन को। अब जब मैं एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम थी मेरे पास, इसका ये बेस्ट सॉल्यूशन है, तो अब क्या करूंगा मैं कि उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास आता है हमारा चौथा स्टेप, जो कि क्या है, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक है, इंप्लीमेंट करना और उसके बाद देखते भी रहना है कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं अगर चौथे स्टेप को देखूं तो ये क्या है, दिस नॉट इंक्लूड जस्ट इंप्लीमेंटिंग द चूजन सॉल्यूशन बट अ वेरी ब्रीफ प्लानिंग ऑन हाउ टू इंप्लीमेंट एज इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देन प्रोग्रामर शुड नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी मैंने आपसे एक बात करी कि मुझे इंप्लीमेंट नहीं करना कि मैंने इंप्लीमेंट किया और छोड़ दिया, बल्कि मुझे देखते रहना, प्लानिंग करते रहनी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आगे आ सकती हैं, और उसके बाद जो प्रोग्रामर जो उसका सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है उसको ये भी देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या अगर कोई स्टेप ऐसा आता है जिसके ऊपर फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बाद उसको अगला स्टेप या अगला कदम क्या लेना है। तो ये चार जो स्टेप्स हैं इनके थ्रू एक प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं जो कंप्यूटर के थ्रू अपना काम करवा रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमारे लिए इजी करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चार स्टेप्स यहां पर कवर अप होगा। अब बारी है अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, ठीक है, तो एग्जांपल के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स सपोज यहां पर मैं ले लूं कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स हमें निकालने हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो अब पहले मुझे क्या पता चल गया, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, पहले मुझे क्या पता चल गया, मुझे 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, ये तो मेरी हो गई प्रॉब्लम डिफाइन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, अगर मैं यहां चेक करूं जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो एवरेज निकालने के जो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, ये दो लिखे हुए, ये पहला और ये दूसरा। अगर मैं पहले को देखूं तो स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट किया, डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब कंप्यूटर के अंदर क्या है कि हमने जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर 3 क्या लेना है, हमें नंबर्स लेना है, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो डिक्लेयर किया, उसके बाद अब एक एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, अब इस एवरेज को मैं किस तरीके से, 2 तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका तो ये कि मैं डायरेक्ट कर लूं, दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले अलग से एक स्टेप लूं, ठीक है, जिसको मैं सम करूं। ठीक है, जितने भी नंबर है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, उसको मैं किसमें स्टोर कराऊं, इस सम के वेरिएबल में। ठीक है, फिर मैं जो एवरेज का फॉर्मूला है उसको वापस से अप्लाई करूं, उसके अंदर ये सम का वेरिएबल एज इट इज ले आऊं और उसको डिवाइड कर दूं, 3 नंबर है तो 3 से। तो ये एक एवरेज निकल ली है मेरे पास एक ही स्टेप में, एक एवरेज निकल ली है मेरे पास 2 स्टेप में। तो अब मैंने ये 2 स्टेप्स और 2 सॉल्यूशंस जो कि मैंने जनरेट कर लिए प्रॉब्लम के लिए। तो यहां पर यही एक स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि 3 नंबर डिक्लेयर किए, सम डिक्लेयर किए, एवरेज। मैंने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए टोटल, एक 3 नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि रीड करा वो नंबर्स मैंने स्टोर करवाए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के अंदर। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, जो मैंने बताया था कि अगर मैं लेंथी स्टेप पे जाऊं तो सम का जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था उसके अंदर तीनों नंबर्स को प्लस करवा दूं। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 4, ऐड 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स को ऐड करवाया और किसके अंदर स्टोर करवाया, सम के अंदर। अब मेरे से हुआ गया, मैंने पहला नंबर डिक्लेयर, उसने एक स्टोरेज ली, दूसरा नंबर डिक्लेयर किया, उसने एक स्टोरेज ली, तीसरा नंबर डिक्लेयर किया, उसने भी एक स्टोरेज ली, इसी तरीके से चौथा और पांचवा सम और एवरेज उन्होंने भी। तो इस तरीके से मेरे पास 5 मेमोरी के ब्लॉक्स जो कंप्यूटर के अंदर थे वो ऑक्यूपाई हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब मैं यहां चेक करूं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ रहा है कि जो सम करवाए उसके अंदर स्टोर करवाए तीनों नंबर्स को, तो वो जो स्टोर हुआ सम के अंदर वो अलग से एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अपना फॉर्मूला लगा के एवरेज का सम डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो मेरे पास एवरेज आ गई। तो ये टोटल कितने स्टेप्स रह गए, 7 स्टेप्स के अंदर मैंने सॉल्व किया। और मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या था, अगर मैं वो देखूं यहां पर तो ये स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल सेम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और मैंने अब सम की जगह पे डायरेक्ट एवरेज को डिक्लेयर कर दिया, मैंने सम को डिक्लेयर नहीं किया। इससे मेरे पास क्या हुआ, एक जो ब्लॉक था मेमोरी का वो मेरे पास फ्री रह गया, जो आगे मुझे किसी प्रॉब्लम या एल्गोरिथम में हेल्प करेगा।
ठीक है, कहने को ये बहुत छोटा सा बिट होगा, लेकिन जब आप बड़ी प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अभी मेरे पास क्या हुआ, 4 ब्लॉक्स क्या हुए, ऑक्यूपाई हुए मेमोरी के अंदर। फिर मैंने क्या किया कि डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें क्या किया, एवरेज लिखा। ठीक है, जो अगर मैं यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, एवरेज लिखा, और सम ऑफ नंबर्स के अंदर मैंने क्या किया, अगर मैं यहां पर देखूं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 कर देता हूं। तीनों नंबर्स को एक ही स्टेप में प्लस किया और डिवाइडेड बाय यहां पर 3 करवा दिया। ठीक है, तो एक ही स्टेप के अंदर मेरे पास क्या हो गया, 2 चीजें सॉल्व हो गई। ठीक, तो अब मेरे पास एक स्टेप कम हो गया, जो कि मैंने अलग से सम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, उसके अंदर स्टोर करवाया था, उसने अलग मेमोरी ली थी। अब मैंने सिर्फ एवरेज का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको एक ही स्टेप में बोल दिया कि ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लो, और मेरे पास डायरेक्ट एवरेज आ गया। तब इन दोनों में से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन 2, जिसके अंदर मेरे पास मेमोरी भी कम यूज हो रही है, और एक जो हमारे पास ऑपरेशन था सम का, जो प्लस का था, जो अलग से स्पेस ले रहा था और अलग से टाइम कैलकुलेट कर रहा था, वो भी कम हो गया। तो हमारे पास इससे क्या पता चला कि सॉल्यूशन 2 बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं और उसके अंदर से चूज किया जाए कि मेरा टाइम कौन बचा रहा है, मेरा स्पेस कौन बचा रहा है, और मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कौन ज्यादा अच्छे तरीके से बचा रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक था कि प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और उसकी एक एग्जांपल हमने देख ली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्गोरिथम्स, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्गोरिथम्स एंड देयर रूल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स और उनके रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। अभी जैसे मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो ये मैंने जो स्टेप्स लिखे हुए थे, तो ये स्टेप्स क्या हैं, इसके थ्रू तो ये प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व नहीं होती ना। ठीक है, ये तो मैंने एक तरीके से सूडो कोड लिखा हुआ था, तो इसके एक्चुअल में एल्गोरिथम्स बनते हैं, जो कि अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए एक बेसिक पॉइंट में याद रखिएगा आप कि वो बेसिक पॉइंट क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग ए एल्गोरिथम। वो क्या है, पहला मेथड सूडो कोड, जो कि हमने यहां पर देख लिया, ये मेरे पास क्या है, सूडो कोड है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, सूडो कोड, रब करते हैं, सूडो कोड। ठीक है, और एक होता है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी हम एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी हम किस पे हैं, एल्गोरिथम्स के ऊपर। तो an algorithm is set of instructions, rules, steps that are followed to solve problems, or we can say that it is a tool to solve computational problems as well as as well as use in daily routine life. ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, a set of instruction या रूल्स या स्टेप्स जिसके थ्रू हम डेली रूटीन में, डेली वर्ल्ड के अंदर अपने आप को क्या करते हैं, चलते हैं, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं उनके थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेली रूटीन की बात कर लूं, ठीक है, अभी हम कंप्यूटेशनल वर्ल्ड को साइड पे करते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, डेली रूटीन के अंदर एल्गोरिथम कैसे काम आता है। लेट सपोज मैं ड्राइव के लिए जाता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ड्राइव के लिए, तो उसके लिए हमारी रियासत या हमारे मुल्क ने एक अलग लॉज बनाया है जिसको मुझे फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर सीट बेल्ट बनना, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा, उसके बाद मुझे चेक करना है कि मेरे मिरर्स सही जगह पे हैं, मेरे वाइपर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है। उसके बाद चाबी लगा के मेरे ब्रेक सही से काम कर रहे हैं। ये सारे क्या है, एक तरीके से रूल्स हैं, स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने होते हैं गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। तो इन जो रूल्स को या स्टेप्स जो हमारे लिए हमारी मुल्क ने बनाए हैं, उसको मैं क्या कह रहा हूं, एल्गोरिथम कह रहा हूं। इसी तरीके से कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर भी ये चीज सेम इंप्लीमेंट होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं, ठीक है, ये एग्जांपल से पहले ये देखूं कि ये यूज कहां कहां होते हैं। तो पहला यूज क्या है कि कंप्यूटेशनल बात हो रही है, तो आईटी सेक्टर और कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर तो ये मोस्टली यूज होंगे। ठीक है, बेसिक सा एक एग्जांपल देखूं मैं यहां पर अब इसकी, तो वो एग्जांपल है सर्च इंजन। मिसाल के तौर पे गूगल या क्रोम जो हम यूज करते हैं। क्रोम के अगर अंदर मैं सिर्फ लिखूं विकीपीडिया, तो वो नीचे मुझे मल्टीपल वो दे देता है कि आप wikipedia.com सर्च करना चाह रहे हैं, wikipedia.com/country सर्च करना चाह रहे हैं, या जो भी है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास नीचे जो भी रिकमेंडेशन आती है, वो किस तरीके से आती है, अगर मैं देखूं तो वो कैसे आती है कि हम जो भी लिखते हैं स्ट्रिंग्स की सूरत में लिखते हैं, पूरा हमारा जुमला होता है, उसको वो लेता है, उसके अंदर ऑपरेशंस और जो भी चीजें वो सब लेता है,
और उसके बाद वो सर्च करता है उसको कि जो यूजर है वो क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो ये चीज करता है। तो पहला जो वो एग्जांपल वो क्या है, आईटी सेक्टर, कि आईटी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरीके से यूज हो रही हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। यहां पर हमें पता चल गया कि एल्गोरिदम का यूज, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो अगर मैं उसको एक पिक्चर के थ्रू डिफाइन करूं सर्च इंजन को, वो क्या है, ये यूजर आया हमारे पास, उसने कुछ भी सर्च किया, मिसाल के तौर पे विकिपीडिया सर्च कर लिया। ठीक है, उसने क्या किया, विकिपीडिया सर्च कर लिया। अब क्या करेगा, वो जो पैकेजेस हैं या सिग्नल्स हैं जिसको मैं स्पाइडर कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये स्पाइडर है, वो जाएगा सर्च इंडेक्स में, वो देखेगा कि मैंने क्या चीज लिखी है, क्या चीज टाइप करी है। ठीक है, वो जो मैंने जो भी टाइप किया वो उस चीज को देखेगा। ठीक है, उसके बाद सर्च इंजन का जो अपना सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर, जिसको हम डाटाबेस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जाके वो चेक करेगा कि क्या जो भी लिखा है मैंने, जैसे विकिपीडिया लिखा है, तो विकिपीडिया से मिलती जुलती कितनी चीजें उस डेटाबेस में या उस सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। वो उन सब जगहों पे जाएगा, जो भी रेलेवेंट चीजें जो मिलती होंगी वो उन सब का मुझे एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा क्रोम के ऊपर, जो हम देखते हैं कि नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर विकिपीडिया, उसके रिलेटेड और दूसरी चीजें, या जिस वेबसाइट के अंदर विकिपीडिया का नाम भी आ रहा हो वो भी आ जाता है। ठीक है, वो आया, फिर उसके अंदर से यूजर चूज करता है, हाँ अब उसे किस चीज में जाना है। जैसे अगर एक्चुअल में विकिपीडिया में जाना है तो वो यहां से इस स्टेप के थ्रू चूज कर लेगा, उसके बाद जो आगे मजीद काम है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक हो गया, तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल देख ली सर्च इंजन की। दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूं, जो बेसिक लाइफ के अंदर है, डेली रूटीन, कि सुबह उठते साथ क्या, फ्रेश हुए, चाय या नाश्ता जो भी है वो खाया, उसके बाद तैयार हुए, जॉब है तो जॉब, स्कूल है तो स्कूल, उस तरीके से गए। ठीक है, स्कूल हुआ, लंच हुआ, टीवी देख लिया, बात ले लिया, ठीक है, रेस्ट कर लिया, चाय पी ली। ये क्या है, एक तरीके से हमारी डेली रूटीन ही है ना पूरी साइकिल। ठीक है, किस टाइम मुझे क्या करना है, किस टाइम मुझे क्या करना है, मैंने अपने लिए सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये पूरी जो साइकिल है ये मेरे पास क्या है, मेरे लिए एक तरीके से एल्गोरिदम ही है, मेरी किसका, डेली रूटीन का। क्या है ये, मेरे लिए एल्गोरिदम है, मेरी डेली रूटीन का। अब अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, तो अभी जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया था, इंस्ट्रक्शन वी फॉलोड व्हाइल राइडिंग और ड्राइविंग अ बाइक और कार। बाइक और कार को ड्राइव करते हुए जो हमारे पास रूल्स आ जाते हैं, सेफ्टी रूल्स के, रेड सिग्नल है तो मुझे रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो मुझे जाना है, ऑरेंज सिग्नल या येलो सिग्नल है तो मुझे रेडी रहना चलने के लिए, या अगर राउंड अबाउट का सिग्नल है तो मुझे उसमें देखना है, एहतियात करनी है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग है तो उसके रिस्पेक्टिव से देखना है कि कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं जा रहा। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से एल्गोरिदम है जो कि स्टेट ने हमें प्रोवाइड की है, जिसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं राइड या ड्राइव करते हुए। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी एग्जाम्पल्स एल्गोरिदम्स की। अब क्या एल्गोरिदम्स हैं, क्या रोल ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है, वो क्या चीज है। तो अगर मैं यहां देखूं रोल ऑफ एल्गोरिदम, उसकी अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो वो डेफिनेशन क्या बनेगी, एल्गोरिदम हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली एंड अवॉइड मिस्टेक्स। ठीक है, ये दो चीजें क्या है, एल्गोरिदम हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जो अपनी जो भी डेली की प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें, और जो भी मिस्टेक्स हैं वो हम कम से कम कर सकें इसको। ठीक है, ये दो चीजें, दे गाइड अस through complicated tasks by step, making sure we don't skip anything important to conclude a best possible result every time. ठीक है, अभी जैसे मैंने एक एल्गोरिथम आपके सामने डिस्कस किया था जो कि सूडो कोड था, मैंने क्या किया, इसके अंदर दोनों स्टेप्स लिए थे, कवर किए थे, कि सम अलग से करवाया था। ठीक है, और उसके बाद दूसरे उसमें क्या किया था मैंने, कि एवरेज के अंदर ही रखते हुए करवा दिया था। तो ये एल्गोरिथम्स इसीलिए डेवलप किए जाते हैं कि आप हर एक स्टेप को देखें, हर एक चीज को चेक करें, ऐसा ना हो कि जिस चीज को आप छोटा समझ रहे हो वही चीज एंड में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो रोल ऑफ एल्गोरिथम क्या करता है कि एल्गोरिथम बनाने से हमें यही फायदा होता है कि हम एक छोटी सी छोटी चीज को भी देखते हैं कि वो हमारे सॉल्यूशन को डेवलप करने में कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से फिर वो हमें वो करता है, स्पेस देता है, ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कम से कम मिस्टेक्स कर सकें और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकें, जिसके बाद में लोगों को यूज करने में आसानी हो। ठीक है, फिर वही बात, अभी एल्गोरिथम डेवलप कैसे कौन करता है, ये क्रिएट कौन करता है, ये करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। ऑल दीज एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर। They have to design multiple algorithms to create a program. These algorithms vary from each other depending on users' input to compute complex problems in order to conclude best result.
अब मैं क्या कह रहा हूं कि पहले हमने देखा कि मल्टीपल सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके बाद उसका एक एल्गोरिदम बनना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं कि मल्टीपल एल्गोरिदम्स भी बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। मैं क्या करूं, अभी मैंने क्या निकाला था कि सम ऑफ या एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम बना लिया। लेकिन अगर कोई बंदा आता है वो बोलता है मुझे कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स निकाले जाए, तो मैंने तो 3 वेरिएबल्स वो किए मैं डिक्लेयर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां पर प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए वहां पर ये स्टेप लिखा हुआ है कि वो सॉल्यूशन निकाल लिया उसने, ठीक है, एल्गोरिदम बना लिया, लेकिन उसी एल्गोरिदम को वो क्या करता है, मल्टीपल तरीके से डिजाइन करता है ताकि कोई भी चेंजिंग आए तो उसके ऊपर भी वो एल्गोरिदम काम कर पाए, ठीक है, कंक्लूड कर पाए क्या, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रोल ऑफ एल्गोरिदम हमें पता चल गया कि कितने इंपॉर्टेंट है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हासिल कर पाए और मोर एफिशिएंटली हासिल कर पाए, और जिसके अंदर हमारा टाइम, ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और हमारी कॉस्ट तीनों मैनेज हो रही हो। ठीक हो गया, तो ये हमने सारा एल्गोरिदम्स के रूल्स क्या थे ये हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज कि एल्गोरिदम की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं या गुड क्वालिटीज ऑफ एल्गोरिदम, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर मैंने जैसे मिसाल के तौर पे 3-4 एल्गोरिदम्स डेवलप कर दिए, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कैसा है, या इनमें से जो भी मैं एल्गोरिदम चूज कर रहा हूं वो बेहतरीन कैसे है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ये लिखे हुए कि इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड यूजर फ्रेंडली। क्या कि जब मैं, जैसे प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम क्या बना लिया, एल्गोरिदम बना लिया, अब मैं आता हूं, मैं एवरेज निकालने आता हूं, मुझे पता ही नहीं कि कहां नंबर 1 डिक्लेयर करना है, कहां नंबर 2 डिक्लेयर करना है, कहां तीसरा नंबर डिक्लेयर करना है, तो मैं तो उस एल्गोरिदम को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक गुड एल्गोरिदम की क्वालिटी क्या है कि इनपुट जो मैं यूजर आपको इनपुट दे कंप्यूटर के अंदर, वो क्या हो, वेल मेंटेन्ड हो। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि कहां किस वक्त क्या इनपुट देना है मुझे, वो या वो जो भी चीज है एल्गोरिदम है वो मुझसे उस वक्त एट ए टाइम क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या मांग रहा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आउटपुट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आउटपुट जो मुझे वो रिजल्ट दे वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसने एवरेज तो दे दिया लेकिन बहुत सारी लाइंस लिखी हुई और उसके दरमियान बीच में छोटा सा एवरेज लिखा हुआ है, तो मुझे तो नहीं समझ आएगा कि मेरा एवरेज क्या निकला है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि इनपुट और आउटपुट शुड बी डिफाइंड एंड यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, यूजर को समझ आना चाहिए, कस्टमर को समझ आना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट है क्या। अब दूसरा स्टेप देखूं, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम शुड बी क्लियर। जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया था, या नीचे चले हैं कि जो स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, ये क्या है, क्लियर है एल्गोरिदम्स के कि भाई पहले स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या, प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल। ठीक है, मुझे ये पढ़ के समझ आ गया कि मुझे एक फ्रेश वाटर डालना है एक पॉट के अंदर या बॉटल के अंदर या केटल के अंदर, और जिसे मुझे गर्म करना है। तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली एल्गोरिदम है। मुझे पढ़ते ही समझ आ गया कि मुझे करना क्या है, मुझे इनपुट क्या देना है और जो मेरे पास एल्गोरिदम है वो आउटपुट क्या मांग रहा है मुझसे। ठीक है, तीसरा स्टेप, इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम। अच्छा, वो एल्गोरिदम कितना इफेक्टिव है, उसके अंदर क्या चीजें शामिल हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो 3 चीजें शामिल होती हैं हमारे पास, वो शामिल होती हैं, अगर मैं यहां इसको लिखूं, टाइम, कि वो कितना टाइम ले रहा है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट, उसके ऊपर मेरा बजट कितना बन रहा है, ऐसा ना हो जरूरत से ज्यादा बजट बन रहा हो। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इन 3 चीजों को देखते हुए मुझे एल्गोरिथम के ऊपर या एल्गोरिथम की इफेक्टिवनेस के ऊपर वो करना होता है। ठीक है, कि मेरा टाइम कितना है, मेरी कॉस्ट कितनी है और मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इन तीनों चीजों के अंदर अगर कोई एल्गोरिथम मेरे जो भी डिमांड है उसके ऊपर पूरा होता रही है, तो यानी कि लिए मेरे लिए वो एल्गोरिथम बहुत ही बेहतरीन है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब मैं अगर चौथा स्टेप देखूं, तो चौथा स्टेप क्या कह रहा है, एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। एल्गोरिथम्स के अंदर कंप्यूटर की कोडिंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम्स मैंने यहां पर आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं कॉमनली, सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स। अब इन दोनों के अंदर कोडिंग्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी एवरेज डिक्लेयर करने वाली या फिर जो नीचे है, उसके अंदर सूडो कोड इस्तेमाल हुआ है, कोई भी कंप्यूटर कोड इस्तेमाल नहीं हुआ। सूडो कोड इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जो भी आपका यूजर है जो आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है और मुझे इसका सॉल्यूशन या एल्गोरिथम चाहिए, तो उसे भी तो वो समझ आना चाहिए। कंप्यूटर कोड तो हर किसी को समझ नहीं आएगा,
तो एल्गोरिदम आपके पास ऐसा डिफाइन होना चाहिए कि जो आपका कस्टमर, आपका यूजर है, वो भी उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। अब अगर मैं एग्जांपल देखूं तो मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, मेकिंग अ कप ऑफ टी, उसका एल्गोरिदम देखूं। अब जो मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके ऊपर ये पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा, ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्टार्ट करना है हमें। पहला स्टेप क्या है, कप ऑफ टी बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है, प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल। तो पहला जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्टेप था वो मुझे इसने क्लियर बताया हुआ है कि फ्रेश वाटर लो, एक पॉट के अंदर या केटल के अंदर डाला जाए। तो मुझे समझ आ गया पढ़ते ही साथ हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर यूजर हूं तो मुझे पढ़ते ही समझ आ गया कि मुझे एक फ्रेश वाटर लेना है और जिसको एक पॉट या केटल के अंदर डालना है। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, बॉइल द वाटर। ये पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि अब मुझे उस पानी को गर्म करना है। ठीक है, गैस के ऊपर या जिसके ऊपर भी आपको, ठीक, उसको मुझे गर्म करना है। चौथा स्टेप क्या है कि पुट द ब्लैक टी लीव्स इन दैट पॉट। ब्लैक टी लीव्स लेना है और उसको पॉट के अंदर डालना है। ये भी मेरे पास एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, तो मुझे पढ़ते ही समझ आ गया कि भाई ब्लैक टी लीव्स लेना है और जो पॉट या केटल है उसके अंदर मुझे डाल देना है। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या कह रहा है मुझे, आफ्टर दैट एड सम मिल्क इनटू दैट पॉट। क्या किया, कुछ मिल्क लिया, दूध लिया और उसके पॉट के अंदर डाल दिया। ये स्टेप भी मेरे लिए पूरा क्लियर है। तो ये अगर मैं यहां देखूं तो इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड यूजर फ्रेंडली। अब जो ये एल्गोरिदम है ये यूजर फ्रेंडली है, पढ़ते ही मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें डालनी है। ठीक है, स्टेप 6 ऐड सम शुगर, शुगर डालनी है। स्टेप 7 बॉइल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मजीद इसको गर्म करना है और उसके बाद स्टॉप। यहां पर हमारी कप ऑफ टी तैयार हो गई। तो ये जो एल्गोरिदम है वो मेरे पास चारों पॉइंट्स के ऊपर उतर रहा है। इनपुट आउटपुट यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, एल्गोरिदम्स ऑफ स्टेप्स क्लियर है कि मुझे किस टाइम पे क्या क्या करना है, मुझे क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम, कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड नहीं है। ठीक है, कोई फालतू चीज ऐड नहीं है, तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, और लास्ट वन क्या है, एल्गोरिदम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। अब इसके अंदर कंप्यूटर कोड भी इंक्लूड नहीं है, सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है। ठीक है, इंग्लिश, जो कि पढ़ते ही साथ यूजर या कस्टमर या मैं हूं अगर कस्टमर तो मुझे समझ आ गया। इसी तरीके से एल्गोरिदम्स का जो एक और एग्जांपल लूं मैं यहां पर, वो क्या है, परसेंट कैलकुलेट। अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक, तो वहां पर क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व होगी। डिक्लेयर वेरिएबल्स, पार्ट्स, टोटल, परसेंटेज, कि किन किन सब्जेक्ट्स के परसेंटेज कैलकुलेट करने, कितने नंबर्स हैं जो कि मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सब उसने स्टेप 2 के अंदर मुझे बता दिया कि सारी चीजें जो आपको गिवन है, जितने भी सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब, और परसेंटेज का जो वेरिएबल है वो सब डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मुझे प्रति साथ समझ आ गया कि अभी सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सारी चीजों को डिक्लेयर करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में वो क्या बोल रहा है, रीड वैल्यूज पार्ट और टोटल। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि डिक्लेयर कर दिया आपने वेरिएबल्स, अब उसके अंदर वैल्यूज को असाइन करो। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लूं, उसके अंदर जितने भी मार्क्स है उसको असाइन कर दूं। कैसे, इंग्लिश लेट सपोज इक्वल्स 75 मार्क्स आए, तो मैंने इंग्लिश इक्वल्स 75, मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी इंग्लिश का जो वेरिएबल था उसके अंदर। ठीक है, अब जहां जहां इंग्लिश वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या है कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है, 75 है। तो इस स्टेप का क्या मतलब हो गया कि रीड वैल्यूज पार्ट एंड टोटल, सारी वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। अब परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अप्लाई फॉर्मूला। परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल नंबर जो आपके आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि परसेंटेज इक्वल्स टू जितने नंबर्स आए पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये परसेंटेज का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। इन दी एंड उसने मुझे डिस्प्ले करवा दी क्या, मेरी परसेंटेज जो भी आई है, और उसके बाद एक स्टॉप के बस यहां पर हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया। अब मैं यहां देखूं, इसके अंदर भी सारे स्टेप्स क्लियर है। ठीक है, कोड कोई इंक्लूड नहीं है। इनपुट आउटपुट मुझे पता है कि किस वक्त मुझसे क्या चीज डिमांड कर रहा है वो। और एक और चीज देखूं, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप ऐड नहीं है। जैसे हमारे पास एवरेज वाले में था, चाहता मैं परसेंटेज को भी ऐसे कैलकुलेट कर सकता था ना, कि मैं पहले लिखता कि एक्चुअल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करवा देता, मिसाल के तौर पे पार्ट के वेरिएबल में सॉल्व करवा देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता कि परसेंट इक्वल्स टू जो पार्ट है उसको अब मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 100 से, तो ये दिस स्टेप के अंदर कैलकुलेट हो जाती।
तो मैंने ये नहीं किया, बल्कि एक एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने के लिए मैंने उसको एक ही स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर होने से बच गया, उसकी स्पेस बच गई मेरे पास, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो प्रोसेसिंग थी, ठीक है, वो भी मेरे पास इजी हो गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम्स, उनके रोल्स और कुछ एग्जांपल्स या उनके यूजेस थे जो आज मैंने आपको पढ़ाया। अब ब्रीफली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप 1 से जाऊं, इनिशियल से जाऊं, तो पहले हमारा टॉपिक क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या थी वो हमने डिस्कस किया कि एक प्रॉब्लम होती क्या है, सही है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व करने में क्या क्या तरीके, क्या क्या स्टेप्स वो होते हैं इंक्लूड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा पहला हो गया, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, कंप्यूटर के रिस्पेक्टिव से प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखी हमने कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है, कि कोई भी ऐसा गोल अचीव करने में आपको रुकावटें आ रही हो, ठीक है, वो हमारे पास ये क्या है, उस गोल के लिए मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो, ठीक है। ये पढ़ लिया। फिर हमने ये चारों स्टेप्स पढ़ लिए कि चार कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, ये मुझे मालूम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उन चारों स्टेप्स को डिटेल्ड में ब्रीफली पढ़ लिया कि भाई एक प्रॉब्लम थी, उसको किन किन तरीके से मैंने एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करना है, वो पढ़ लिया। फिर उसकी एग्जांपल भी देख ली कि सूडो कोड के थ्रू कि भाई हाँ, अगर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा है, कौन सा स्टेप डाउन है, ये जो हमने सम वाली जो बोली थी उसके थ्रू हमने देख लिया कि कौन सा बेहतर सॉल्यूशन है। मल्टीपल सॉल्यूशन यानी 2 सॉल्यूशन डेवलप किए, उसके अंदर जो वो था हमारे लिए इजी टू इंप्लीमेंट या फिर कॉस्ट इफेक्टिव, वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आ गए एल्गोरिदम्स के ऊपर, के एल्गोरिदम्स होते क्या है उनके बारे में पढ़ा, रोल ऑफ एल्गोरिदम्स, के एल्गोरिदम्स के कंप्यूटेशनल वर्ल्ड में या नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, ये भी मुझे पता चल गया कि एक अच्छा एल्गोरिथम अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज इंक्लूड होनी चाहिए उसमें, ठीक है, जो कि हमने ये 4 पॉइंट्स के थ्रू पढ़ लिया, ठीक। और उसके बाद 2 हमने एग्जाम्पल भी देख ली, ठीक। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथम्स। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स खत्म होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका, प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।